हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास से 12th पर। तो आज हम फिजिक्स का आपको सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्न आपको गेस करके जो दिए थे, कितना लगभग वो 75 प्रश्न था, तो वो गेस करके दिया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि भैया आप इसका आंसर भी लेकर आओ, क्योंकि आपको हमने प्रश्न को बहुत ज़्यादा वो कहाँ से आंसर याद करेंगे, इसलिए इसमें आपको आंसर भी बताने वाले हैं। यानी कि इसमें आपको जितना भी हम प्रश्न बताए हुए थे, देख सकते हैं ये जो प्रश्न आपको जो हम इससे पिछले वीडियो में आपको गेस करके दिए थे, इसका आपको आंसर आपको पढ़ाने वाले हैं, पूरे डिटेल से आपको पढ़ाने वाले हैं। देखिए आपको 3 क्लास इसका लेंगे, आपको इसमें आपको 20 प्रश्न, आपको 20 क्वेश्चन आपको इसमें हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। इससे अगले आपका लेक्चर आएगा उसमें भी 20 प्रश्न, और इससे अगले लेक्चर आएगा उसमें भी 20 प्रश्न। इसी तरह से आपको ये फिजिक्स का पूरा आंसर होगा, हम आपको यूट्यूब पर ही ये पे करवा देंगे। आपको इसे भी याद जरूर कर लेंगे, आप लोग समझा देंगे, वैसे आप एक दो बार पढ़ेंगे याद तो हो ही जाएगा। कौन कौन सा प्रश्न आपको हम बताने वाले हैं, चलिए प्रश्न को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी आपको बताएंगे। देखिए आंसर भी है, देखिए पूरा इसी तरह से देखिए देख सकते हैं आंसर भी है। पहले चलिए आपको प्रश्न बताते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न कि देखिए पहला प्रश्न क्या करा है कि तरंगांग की परिभाषा लिखें। ये आपका पहला प्रश्न है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए, यह वाला भी आज हम पढ़ने वाले हैं। और तीसरा कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, और लॉरेंज बल क्या है। ये सभी आज को इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए, ये भी पढ़ने वाले हैं। और नमन कोण की परिभाषा लिखें, नमन कोण की परिभाषा, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और आपका और भी प्रश्न है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में भी आज हम डिटेल से बात करेंगे और पूरा आपको समझा बताएंगे, ताकि आपको ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आभासी नमन कोण से आप क्या समझते हैं, धारतीय प्रतिघात को समझाइए, विभवमापी के 2 उपयोगों को लिखें, और प्रतिरोधकों के समांतर क्रम के संयोजन को भी समझाने के लिए कहा जा रहा है। और 13वां प्रश्न की एल्फा किरणों के 2 गुणों को लिखें, और विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखें। ये सभी प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं। और आपका देखिए 20 प्रश्न है, 20 प्रश्न आपको आज हम पढ़ने वाले। पहले आपको क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से इसका हम समझना स्टार्ट करेंगे और आंसर भी देंगे, और इसका PDF नोट्स हम ग्रुप में दे देंगे। आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन होंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर के आप ज्वाइन जरूर कर लेंगे। देखिए 15वां प्रश्न गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे प्रमाणित करें। और 16वां प्रश्न की चालकों की धारिता से आप क्या समझते हैं, चालकों की धारिता होती है उससे आप क्या समझते हैं। और 17 नंबर की आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा लिखिए, आवेश का जो आयतन घनत्व होता है उसका परिभाषा लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। और 18वां प्रश्न की ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। और 19वां प्रश्न नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है उससे क्या समझते हैं। और 20वां प्रश्न कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो चलिए हमने प्रश्न को देख लिया, अब इसका आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, बस इससे इतना तो कर ही सकते हैं आप, इतना तो आपको क्या करें तो कर ही सकते हैं, शेयर जो कर देंगे जल्दी से। और जो भी न्यू स्टूडेंट होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे, और पसंद आने पर लाइक भी कर देंगे। चलिए नया चैनल है, इसको आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए देखना स्टार्ट कर। सबसे पहला प्रश्न देखिए इस तरह से आ गया ना अब आंसर, अब बहुत शॉर्ट, इतना शॉर्ट कि आपको ज़्यादा रटने का, सिंपल आंसर हम अपने से जितना होता है सिंपल आंसर बना के लाए हुए, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा कि तरंगांग की परिभाषा लिखें। तो इसको कैसे आपको एग्जाम लिखना है कि तरंगांग क्या होता है। तो आपको जब बोले इतना बताए हुए कि आपको 2 नंबर तो मिल ही जाएगा, आपको 2 नंबर प्रश्न में आपको 5 नंबर वाला लिखने से क्या जरूरत। तो तरंगांग की परिभाषा लिखे, प्रश्न आता है तो आपको लिखना है कि किसी एक माध्यम में जिसमें क्या है कि, चलिए इसको कलर बदलते हैं नहीं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, इसका हरा वाला ले लेते हैं। देखिए हाँ, किसी एक माध्यम में जिसमें कई तरंग संचारित हो रही हो, यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ यानी कि सरफेस खींचे जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, तो ऐसे पृष्ठ को हम तरंगांग कहते हैं। तो समझ गए कि तरंगांग की परिभाषा लिखे, तो किसी एक माध्यम में जिसमें कई तरंग संचारित हो, बहुत सारे तरंग हैं जो संचारित हो रही है, उसमें से आ जा रही है, और यदि हम कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर इसे सभी कण जो होगा वह समान कला में यानी कि एकदम सेम हो, तो उसे हम पृष्ठ का तरंगांग कहते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है, ये पर क्लियर हो गया। और इसी तरह से आपको परीक्षाओं में भी लिखना है। और दूसरा प्रश्न की प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण बताया था ना, ये भी प्रश्न है। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाने के लिए कहा जा रहा है, तो कैसे समझाएंगे। तो बहुत 2 लाइन में बहुत आ गया इसका आंसर। श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में, श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को ही हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ गए, वर्ण विक्षेपण। इतना सिंपल आंसर आपको कहाँ मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ाइए। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। इसका भी 2 लाइन मात्र, देखिए ज़्यादातर हम आंसर देखेंगे तब 2 लाइन में आप क्लियर कर दिए हुए हैं, ताकि अब ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। देखिए प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, जब प्रकाश किसी छोटे छिद्र से होकर गुजरता है, छोटा सा छिद्र, या
उसके रास्ते में कोई महीन वस्तु आती है यानी छोटी वस्तु, तो प्रकाश किरण पर मुड़ जाती है, यानी कि जो सीधा जा रही है कुछ टकरा गया तो इस तरह से मुड़ गया, इधर मुड़ गया, तो इसे हम कहेंगे प्रकाश का विवर्तन। समझ गए। 4 नंबर प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? चलिए इसको देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें तब उत्पन्न होती है जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है, उन्हें हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, समझ गए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगें यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें तब उत्पन्न होती है जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया करता है और उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न कि लॉरेंज बल क्या है? ये आपका 5 नंबर प्रश्न है कि लॉरेंज बल क्या है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल है, इसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। समझिए क्या होता है लॉरेंज बल? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर जो लगने वाला जो बल है, इसे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। और छठा प्रश्न की चुंबकीय आघूर्ण को समझाइए या परिभाषित कीजिए, या इसे आप क्या समझते हैं? इस तरह का प्रश्न जो होता है वो घुमा कर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। किसी चुंबक या धारावाही बंद लूप की वह राशि है जिससे पता चलता है कि इस बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर कितना बल आघूर्ण लगेगा, उसे हम चुंबकीय आघूर्ण कहलाते हैं। देखिए कितना सिंपल आंसर लिखे हुए हैं कि आपको ज़्यादा इसको रटना पड़ेगा नहीं, ये तो आप समझ जाएंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। आप एग्जाम में पूरे अच्छे तरह से लिखे थे। देखिए इसमें आपको 3 लाइन है, ये आपका नंबर को 3 लाइन है, पूरा समझा दिया होगा कि इसे कैसे सूचित किया जाता है। और देखिए इसमें 2 ही लाइन, देखिए इतना शॉर्ट आंसर आप लिख रहे हैं और 2 नंबर चिंता मत कीजिएगा, आपको 1 नंबर काट लेगा। कोई एग्जाम कोई माइकल लाल नहीं जो आपको इस तरह से लिखने पर 1 भी नंबर काटेगा, 2 नंबर का 2 नंबर फिक्स देगा इस तरह से और चलेगा आगे। नमन कोण की परिभाषा लिखिए। नमन कोण हो या नति कोण दोनों सेम ही होता है, पहले ही बता दे रहे हैं। किसी स्थान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा के बीच बनने वाले कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। इसे हम थीटा से दर्शाया जाता है। किसे? इसे हम थीटा जो होता है ना, थीटा, ये इस तरह से थीटा होता है, इस तरह थीटा से हम उसको दर्शाते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अब बात आता है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। चलिए देखते हैं। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि विद्युत आवेश को, जो आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है उसका कहना क्या मतलब है? वो कहता है कि विद्युत आवेश को न तो पैदा किया जा सकता है, नहीं तो उसको उत्पन्न किया जाता है और न इसे नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसको आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजा जा सकता है। तो यही कहता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। और इसी तरह से आपको परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है कि 9 नंबर प्रश्न है कि आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? आभासी नमन कोण हो या आभासी नति कोण हो, दोनों सेम होता है, बार बार बता रहे हैं, समझ में आ गया होगा। आभासी नमन से आप क्या समझते हैं? तो आभासी नमन कोण वह कोण है जो किसी स्थान पर चुंबकीय सुई के क्षैतिज तल से झुकाव को मापता है। यह कोण वास्तविक नमन कोण से अलग हो सकता है। तो ये था आभासी नमन कोण। एक होता है नमन कोण, नति कोण, वो आपने पहले ही बता दिया। और अब अगला प्रश्न है कि धारतीय प्रतिघात को समझाइए। धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात प्रत्यावर्ती धारा यानी कि AC के प्रवाह में संधारित्र द्वारा लगाए गए अवरोध को कहते हैं। इसे हम XC से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाता है? X, इस पर देख सकते हैं XC, इसे हम इसको दर्शाते हैं। और धारतीय प्रतिघात आवृत्ति के विपरीत अनुपातिक होता है। धारतीय प्रतिघात क्या करता है कि जो आवृत्ति का जो विपरीत अनुपातिक जो होता है उससे वही होता है। आगे आते हैं, तो आगे देखिए अगला प्रश्न है 11 नंबर, विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे। उपयोग पूछता है, अंतर पूछता है, ये सभी पूछा जाता है। विभव मापी के 2 उपयोगों को लिखे। तो विभव मापी के 2 उपयोग निम्नलिखित है इस प्रकार से। और आप लोग शेयर नहीं करें तो बहुत गलत बात है, आप लोग शेयर कर दीजिए और पसंद आने पर लाइक भी कर दीजिएगा। ये सब करने में आप कंजूस क्यों करते वाला। अब विभव मापी के 2 उपयोग क्या है? तो किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना, एक का पहला उपयोग है। विभव मापी के 2 उपयोग लिखना था। एक पहला उपयोग होगा कि किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापना, इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग है 2 सेलों के बीच विद्युत वाहक बल की तुलना करना, उसमें अंतर पता करना है क्या इसमें अंतर है। 2 सेलों के बीच की विद्युत वाहक बल की अंक V वाहक बल की तुलना करना। 12 नंबर प्रश्न की प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाइए। प्रतिरोधकों के जो समांतर क्रम होते हैं उसमें संयोजन, उसको आपको समझाने के लिए कहा जा रहा है। लिख देंगे, यदि प्रत्येक प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा था, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो, तो कई प्रतिरोधकों को समांतर संयोजन में कहा जाता है। तो होता है प्रतिरोधकों के समांतर क्रम में संयोजन को समझाना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अल्फा किरणों के 2 गुणों को लिखा है। अल्फा किरणों के कितना गुण? 2 गुण। देखिए एक्स किरणों की, गामा किरणों के सब गुण पूछता है, इसलिए इसको भी ला दिया हुआ है कि अल्फा किरणों के 2 गुणों को लिखें। तो लिख देंगे, सबसे पहले लिख देंगे आपको हेडलाइनिंग इधर से, हम जिससे आप लिखे हो ना आपका ये आपका ग्रीन से लिखे हुए, इस तरह से आपको ब्लैक पेन से थोड़ा मोटा करके लिख देना है ताकि आपको अच्छा लगे, एग्जामिनर को पता चलेगा कि किस चीज़ का गुण लिखा जा रहा है।
तो आपको वह बेहतरीन तरीके से नंबर। चलिए देखते हैं अल्फा किरणों के 2 गुण। पहला गुण, अल्फा किरणों पर 2 इकाई का धन आवेश होता है। कितना इकाई का? 2 इकाई का। 2 इकाई का धन आवेश होता है। और अल्फा किरणों का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटीन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ये 2 गुना और ये 4 गुना। देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। 14वां प्रश्न, विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखिए। विद्युतीय विभव क्या होता है? विद्युतीय विभव की परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव उस बिंदु पर स्थित इकाई धनावेश में संग्रहित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है। उसे हम विद्युत क्षेत्र विभव यानी कि विभव गिरावट या इलेक्ट्रॉनिक विभव भी उसे हम कहते हैं। तथा विद्युतीय विभव की परिभाषा और अल्फा कण के गुण आप इसी तरह से समझ गए होंगे। एग्जाम में आपको सेम इस तरह से लिखना है। 15वां प्रश्न किए, गॉस के प्रमेय को लिखें और इसे प्रमाणित करें। गॉस के प्रमेय को आपको लिखना है। गॉस का प्रमेय क्या होता है? चलिए देखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश का 1/30 गुना होता है। तो इसे हम एप्सिलॉन नॉट इसे बोलते हैं। तो इसे हम गॉस के प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर। चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? चालक की जो धारिता होती है, चालक की धारिता, उससे आप क्या समझते हैं? किसी चालक की धारिता का मतलब है कि वह चालक कितना विद्युत आवेश जमा कर सकता है। इसे विद्युत क्षमता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षमता कहते हैं। धारिता को हम फैराड यानी कि एफ से मापा जाता है। इसको मापा जाता है। चालक की धारिता को हम एफ से भी मापते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा लिखिए। आवेश की जो आयतन घनत्व होती है उसकी परिभाषा लिखने के लिए कहा जा रहा है। कैसे लिखेंगे? लेकिन किसी पिंड या क्षेत्र के प्रति जो इकाई आयतन में मौजूद आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर पी से दर्शाया जाता है। इसको आयतन आवेश घनत्व का मात्रक कूलम प्रति घन मीटर सी बटा m1 और 3 इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं। इसको आप एग्जाम में भी इस तरह से लिखना है होता है। और ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाइए। देखिए, उस शक्ति क्षय को कहते हैं जो ट्रांसफार्मर एवं अन्य विद्युत मशीनों के चालकों के धारा बहने के कारण ऊष्मा के रूप में क्षय होती रहती है। यह अवांछनीय होती है। तो ये था ट्रांसफार्मर के ताम्र क्षय को समझाने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हैं? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता यानी कि पावर जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी एफ को समायोजित कर लेता है उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। 20वां प्रश्न के बायो सेवर्ट का नियम को लिखा। बायो सेवर्ट का क्या नियम होता है? बायो सेवर्ट का नियम के अनुसार धारावाहक चालक का एक खंड चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। उस खंड को धारा का तत्व कहा जाता है और यह एक सदिश राशि है। अगर अदिश सदिश में प्रश्न आएगा कि अदिश है सदिश तो बताना है कि एक सदिश राशि है। तो ये था 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और अगला फिर 20 प्रश्न होगा वो आपका दूसरे क्लास में, फिर आपका 20 प्रश्न होगा वो आपका तीसरे। और इस तरह फिजिक्स का पूरा जो आपका जो होगा जो हमने गेस्ट क्वेश्चन दे दिए थे वो आपका समाप्त कर देंगे। तो कैसा लगा क्लास कमेंट करके हमें जरूर बताना है। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।